हेलो एवरीवन, ये हमारा मैथ्स पेडागोजी में थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने आपसे गणितीय भाषा और गणित के पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान होता है, क्या और प्रभावी शिक्षण, ये सभी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। ये अब हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपसे आज मूल्यांकन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर सीटीईटी एग्ज़ाम, यूपीटीटी, सीटीईटी, आरटीईटी, एमपीटीईटी सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं मैथ्स पेडागोजी का थर्ड लेक्चर। मैथ्स पेडागोजी के थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल्यांकन के सोपान। मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन सी नवीन विधियां हैं मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और पुनः शिक्षण। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मूल्यांकन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन। फर्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन होता क्या है कि मूल्यांकन कहीं पर भी हम देखा जाए मूल्यांकन का कि शिक्षण के क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में मूल्यांकन से आशय होता है कि किसी भी चीज़ को जांचना परखना, ये होता है। और यदि शिक्षण के क्षेत्र में देखा जाए तो कक्षा अध्यापक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ये अध्यापक जिस चीज़ में बच्चों के लिए प्रयास कर रहा है, बालकों के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। और विद्यार्थी वह अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो हम जिस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं वह बच्चों तक वह पहुँचे। तो किस उद्देश्य तक मूल्यांकन का होता है कि कक्षा अध्यापक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और विद्यार्थियों ने किस सीमा तक उसको समझा है, और रुचि व्यवहार में परिवर्तन कितना है और बुद्धि का स्तर कितना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि कक्षा अध्यापक द्वारा कि कक्षा में अध्यापक ने जो पढ़ाया है उस वह कितना सक्सेसफुल हुआ उनको पढ़ाने में, किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और विद्यार्थियों ने किस सीमा तक उसको समझा है, वह रुचि व्यवहार में परिवर्तन कितना है। और उसके जो बच्चों ने सीखा जिससे रुचि उनका व्यवहार कितना उसमें फ़र्क आया है, और बुद्धि का इससे उनकी बुद्धि का स्तर का मापन होता है। इसको कहते हैं मूल्यांकन। कुल मिला के मूल्यांकन से क्या होता है, हमें शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन से शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन हम करते क्यों हैं, तो इसके हम उद्देश्य देख लेते हैं कि मूल्यांकन किया क्यों जाता है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य, तो मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य में देखेंगे पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य ये होते हैं कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, कि मूल्यांकन के तरीके से कि बच्चों में किस तरीके से उनको बालक केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम में संशोधन उस तरीके का करेंगे। दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श हेतु अवसर प्रदान करना। निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। क्या उसे निर्देश की आवश्यकता है, क्या परामर्श मूल्यांकन करेंगे हम किसी भी विद्यार्थी का, मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा कि हमें उसे आवश्यक निर्देश, उसमें सुधार के लिए उसकी बुद्धि लब्धि को देखते हुए हमें उसे निर्देश देंगे, उसे आवश्यक परामर्श देंगे। तो निर्देशन परामर्श के अवसर प्रदान करना। फिर इससे मूल्यांकन से मूल्यांकन से होता है कि अध्यापकों की कार्यकुशलता का भी मापन होता है, और उनके व्यवहार और ज्ञान की जांच करना। व्यवहार और ज्ञान की जांच करना, मूल्यांकन से बच्चों में जो भी शैक्षिक उपलब्धि हुई है
या उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या उन्होंने किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया है, उसके द्वारा बच्चों के व्यवहार में और ज्ञान की जांच करता है। इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है नवीनतम व प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना। नवीनतम व प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना। मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है कि हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से, मतलब कि यदि हम पुरानी विधि पहले अपना रहे थे तो पुरानी विधि को छोड़कर अब हम नई विधि अपना रहे हैं, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं। तो नवीनतम खोज विधि की इस तरीके से हम शायद बच्चों को सिखाएं तो बच्चे और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं या उनमें उनकी उपलब्धि और अच्छे से हो रही है। तो इस तरीके से नवीनतम और प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना। अध्यापकों की कार्यकुशलता का मापन, कि अध्यापकों के द्वारा जो उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उससे अध्यापकों की कार्यकुशलता का मापन भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन के सोपान। मूल्यांकन के क्या क्या सोपान होते हैं? मूल्यांकन के सोपान इसमें देखेंगे। मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के सोपान क्या क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहला होता है कि मूल्यांकन यदि हम कर रहे हैं तो हमें विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का, विषय वस्तु हमारी की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। कि वह मूल्यांकन का यदि हम जैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम में हम बच्चों को कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं बच्चे, तो उन एग्ज़ाम हम कोई भी कंडक्ट करा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैथ्स के एग्ज़ाम में मैथ्स ही दी जाएगी। तो इस बच्चों को ये क्लियर होता है कि शिक्षण उद्देश्य का, कि विषय वस्तु स्पष्ट होती है कि मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैथ्स में एग्ज़ाम को हल करना है क्वेश्चंस को और उसके आधार पर स्कोर बनेंगे। तो मैथ्स के एग्ज़ाम में हम या स्वच्छता हिंदी स्वच्छता या अन्य चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। उससे स्पष्ट होनी चाहिए विषय वस्तु की किस चीज़ का उद्देश्य मूल्यांकन के लिए स्पष्ट होना चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति स्पष्ट होना चाहिए, इसका पूर्ण ध्यान देना चाहिए। जिन उद्देश्यों की जांच करनी है उसको पहले ही परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। और इसमें मूल्यांकन में हमेशा शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता का प्रधानता होती है। फिर नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों की योजना बनाना। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों की योजना बनाना। अनुभवों की योजना बनाना, इससे आशय है कि ऐसी परिस्थिति के निर्माण से है जिसके अंतर्गत जो बालक अपनी वांछित क्रिया व्यक्त कर सकता है। मतलब कि अध्यापक और जो सीखने वाला बालक है उन दोनों के बीच मध्य सामंजस्य होना चाहिए कि बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो बच्चा आसानी से वह पूछ सके और अपनी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि वातावरण में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वह एक उद्दीपक का कार्य करे। वो किस तरीके का वातावरण एक उद्दीपक का कार्य करे कि बच्चों को एक कंफर्टेबल जोन होना चाहिए अध्यापक के साथ। एक कंफर्टेबल जोन होगा अध्यापक व छात्र के बीच सामंजस्य होना चाहिए। और इस तरीके से कि विद्यार्थियों के सीखने के लिए मतलब एक पर्याप्त अच्छा वातावरण होना चाहिए ताकि वह अध्यापक के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और अधिक से अधिक चीज़ों को वह सीख सके। फिर नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। इसका नेक्स्ट मूल्यांकन के सोपान का अंतिम सोपान क्या होता है? अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन का यही होता है कि व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन की। जब हमने पूरा मूल्यांकन सिखा दिया उसके बाद अंतिम उद्देश्य यही होता है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। और बाह्य और आंतरिक व्यवहार दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं वह कितना उसने सीख लिया है। तो व्यवहार परिवर्तन
के आधार पर मूल्यांकन ये अंतिम होता है। ये विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले बालक के क्या व्यवहार परिवर्तन क्या करेगा, ज्ञानात्मक, है ना, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों तरीके के व्यवहार परिवर्तन लाएगा और उनमें उपलब्धि या विकास करेगा। तो ये व्यवहार, ये हो गए मूल्यांकन के सोपान। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं के क्या गुण होने चाहिए। मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं के गुण, तो इसमें देख लेते हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं के पहला होता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठ, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर, कठिनाई स्तर, व्यापक, कठिनाई स्तर, व्यापकता और सहजता। ये 7 गुण होते हैं मूल्यांकन की दृष्टि से कि अच्छी परीक्षा यदि हम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट देख लेते हैं विश्वसनीयता। फर्स्ट है विश्वसनीयता। ये विश्वसनीयता क्या है कि न्याय, इसमें न्यायाधीश की मात्रा और ये किस पे आधारित होती है, न्यायाधीश की मात्रा और अंकों की वस्तुनिष्ठता पे निर्भर करती है। कि इसमें जो विश्वसनीयता से आशय यह है कि सभी जो भी मूल्यांकन होगा उसमें परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान रहेंगे। जो परीक्षा के परिणाम होंगे, परीक्षा के परिणाम, परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति, समान परिस्थिति, समान परिस्थिति में समान होंगे, समान बने रहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे इसमें इस परीक्षा को हम विश्वसनीय बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दे रहा है और जब परीक्षक उत्तर का मूल्यांकन कर रहा है तो उसमें कोई भी कि आज क्वेश्चन का आंसर 25 आया है तो कल 27 आएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक विश्वसनीयता होना चाहिए कि जो परिणाम है वह सेम ही रहना चाहिए, उसके मूल्यांकन की विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये मूल्यांकन का प्रथम गुण था। फिर नेक्स्ट देखते हैं वैधता। नेक्स्ट देखते हैं वैधता। वैधता क्या है, इससे आशय यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है। मापन केवल उसी का होना चाहिए जिसका निर्माण, जैसे वैधता, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि इसमें वैधता गुण मतलब परीक्षण वैध कहलाता है। यह इसमें गणित की परीक्षा में केवल गणित के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित की परीक्षा में गणित के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें गणित की परीक्षा बोलकर हम विज्ञान या कुछ और की नहीं बोल, इसको बोलते हैं हम वैधता में आ जाता है। जैसे हम पाठ्यक्रम के बाहर है, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, यह पाठ्यक्रम के बाहर से आया हुआ है, पाठ्यक्रम के बाहर, पाठ्यक्रम के बाहर से आया हुआ है, इसे हम आमतौर पर कहते हैं, इसे बोलते हैं हम वैधता। फिर तो वैधता में क्या होगा कि वह पाठ्यक्रम के बाहर से नहीं होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम में जो जिस चीज़ का परीक्षण या जिस चीज़ को स्पष्ट किया गया है उद्देश्य शिक्षण मापन के लिए, उसकी वैधता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब जो भी परीक्षक है तो परीक्षक का कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव उसमें नहीं पड़ना चाहिए, उसे परीक्षा की वस्तुनिष्ठ शिक्षण प्रणाली कहते हैं। जिस प्रकार, क्योंकि इसका विश्वसनीयता और वैधता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छी परीक्षाओं में क्या गुण होता है कि वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता से आधारित होता है कि किसी एक परीक्षक ने चेक किया है तो किसी एक परीक्षक ने उसमें दिए हैं हमें 2 नंबर और किसी अन्य परीक्षक ने चेक किया है तो उसमें हमें दे दिए हैं 5 नंबर। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होता है व्यक्तिगत प्रभाव। तो इसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो, तो उसमें वह बात नहीं होती है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठता होती है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में ये वस्तुनिष्ठता का गुण देखने को मिलता है।
विभेदीकरण। नेक्स्ट है विभेदीकरण। विभेदीकरण से आशय क्या है? नेक्स्ट है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है? जिसके द्वारा आसानी से विभेद किया जा सकता है। कि विभेदीकरण से आशय वह होता है कि जैसे जो भी बालक हैं, तो कुछ बालक होते हैं मेधावी, कुछ होते हैं मीडियम पढ़ने में, कुछ होते हैं पिछड़े। तो विभेदीकरण ऐसी परीक्षा प्रणाली जिसके द्वारा हम आसानी से विभेद कर सकें, कि एक विश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम विभेद कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कौन से पिछड़े हैं या कुछ सामान्य हैं। इनमें काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सकता है। इसमें पूरे परीक्षण जो होता है इसमें मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर पाने वाले छात्रों को अलग अलग रखा जाता है। तो ये नेक्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर से आशय है कि एक जो अच्छी परीक्षा होती है उसमें एक कठिनाई का स्तर होता है। उसमें कठिनाई के स्तर प्रश्न का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसमें अंकों के वितरण के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है। और इसमें कठिनाई के स्तर के लिए एक सूत्र होता है, D=X/A। एक्स क्या है? प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान, और ए होता है निर्धारित पूर्णांक, और यह सही प्रश्न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता होती है। फिर नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता क्या होती है? इसमें विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। यह वह प्रारूप होता है जिसमें विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। इससे स्वयं एक निर्माता की सूझबूझ और जिसमें कि हम बच्चों की कि उसने किस तरीके से सोचा है, प्रश्न को हल करते समय किसी के समझा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ों का उसमें मापन हो जाता है। तो वह व्यापकता और ये फिर तीसरा है सहजता। नेक्स्ट है सहजता। जो निर्माण करने छात्रों द्वारा उस सहजता मतलब कि तीनों एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जो कि जो परीक्षण का निर्माण करने में और छात्रों द्वारा उसका उत्तर देने में, क्या करने में, सहजता में निर्माण और बच्चों को उत्तर देने में, परीक्षण करने में, उत्तर देने में तथा अंकदान करने में, तीनों ही चीज़ों में आसान हो, सहज हो, सरल हो, तो यह एक अच्छी परीक्षा का गुण होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हमने आज ये अभी देखा हमने पूरा आपके साथ मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छी परीक्षाओं के क्या क्या गुण होते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन की नवीन विधियाँ। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है लिखित परीक्षा। मूल्यांकन की नवीन विधियों में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, निरीक्षण, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और अभिलेख। तो सबसे पहले आ जाता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या आ जाता है? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में निबंधात्मक प्रश्नों परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक लिखित परीक्षा में क्या होते हैं? निबंधात्मक यदि प्रश्न दिए गए हैं तो उन्हें कैसा लिखना पड़ेगा? उसे बहुत विस्तार से लिखना पड़ेगा। उसे हर एक क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, उसमें लिखना पड़ेगा कॉपी में, है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उसमें भी उत्तर लिखने का ढंग इसमें भी बहुत सरल होता है और संक्षिप्त में उत्तर लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में आ जाएगा आपका मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में मौखिक प्रश्न होते हैं, कुछ वाद विवाद प्रतियोगिताओं के द्वारा या विचार विमर्श के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विचार विमर्श करके मूल्यांकन, या वाद विवाद करके, या नाट्य प्रदर्शन द्वारा, या मौखिक प्रश्न पूछकर, ये इसमें मौखिक परीक्षा में इत्यादि शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा की गणित में बहुत सी चीज़ों में
प्रयोग करके सीखा जा सकता है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, दूरी, ऊंचाई, इन सभी चीज़ों का प्रयोगात्मक तरीके से सीखना या प्रयोग करके मूल्यांकन करना, प्रयोगात्मक कार्य देखकर उनका मूल्यांकन करना, ये हो जाती है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। फिर नेक्स्ट कौन सी है, निरीक्षण। निरीक्षण द्वारा छात्रों की निरीक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धि के विषय में साधारण जानकारी मिलती है। साधारण जानकारी कैसे, कि उसकी सोचने का तरीका, कि उसे हम क्लास में निरीक्षण कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत से बच्चों का निरीक्षण कर लेते हैं, कौन से पढ़ने में मेधावी हैं, कौन से कम मेधावी हैं, इस तरीके से हम बच्चों को देखते हैं। तो संवेगात्मक स्थिरता का पता चलता है, मानसिक उनकी परिपक्वता का, सोचने के तरीकों का। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नावली के तरीके से हम जो छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दी जाती है। अध्यापक क्या करेगा इसमें, जब जब शिक्षक के पास समय कम होता है तो ये प्रश्नावली की प्रणाली अपनाई जाती है। प्रश्नावली की प्रणाली में एक छपी हुई प्रश्नों की सूची अध्यापक देता है, विद्यार्थी उसमें उत्तर लिखकर उसे वापस कर देते। क्या एक छपी हुई प्रश्न की सूची दे देंगे, उसके नीचे उत्तर उसको लिखते हुए उसे देना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी है। इसमें गणित में जो रुचि, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के गुण, अन्य व्यवहारिक परिवर्तनों का भी मूल्यांकन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आज आपका आता है चेकलिस्ट। क्या है, चेकलिस्ट और अभिलेख। प्रश्नावली में जिस तरीके से छपी प्रश्नों की सूची दे दी जाती है और उसमें उत्तर लिखकर उसको वापस करना होता है, इसमें क्या होगा, चेकलिस्ट में प्रश्न व कथन दोनों स्पष्ट होते हैं। चेकलिस्ट में प्रश्न दिया जाएगा और उसके नीचे उत्तर भी दिया होगा, 2-3 उत्तर दिए। जैसे कोई भी एक प्रश्न दिया गया है, XYZ, ये प्रश्न दिया गया है और उत्तर दिए गए हैं, उत्तर उसके 1 2 3 4 उत्तर दिए गए हैं या कथन दिए होते हैं। तो उसमें स्पष्ट, इसमें ये सही, हम ये इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसका सही का निशान बस लगाना होता है। चेकलिस्ट में ये होता है। फिर अभिलेख मतलब जैसे गणित की पुस्तिका, कोई पुस्तिका होती है, उसमें गणित के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या अभिलेख संचिका, उसमें गणित की पुस्तिका होती है, या अभिलेख संचिका, उसमें पुस्तिकाओं के द्वारा उसमें एक रिकॉर्ड के तरीके से होता है, इससे अवलोकन कर सकते हैं। ये हो गए हमारे कि मूल्यांकन। ये हमने देखा मूल्यांकन की कौन कौन सी नवीन विधि, हम किस किस तरीके से गणित में हम मूल्यांकन को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं जो कि मूल्यांकन के लिए दी गई थी। सबसे पहले आ जाता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। इसने क्या बोला था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और शिक्षा के उद्देश्य को से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की जांच नहीं की जाती है, शैक्षिक उपलब्धि बस नहीं जांची जाती मूल्यांकन के द्वारा, बल्कि उसमें सुधार में भी सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन की अन्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। क्विलन व हन्ना ने बोला था कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो क्विलन और हन्ना ने क्या बोला था कि बालक द्वारा व्यवहार में लाए गए परिवर्तन की, शिक्षक ने उसे सिखाया और उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उनके प्रमाणों के संकलन, जो उसके अभिलेख हैं या उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को, तो क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। और डांडिकर ने क्या बोला था, एक ऐसी, ये मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बोला था जो ये बताती कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी मूल्यांकन से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं शिक्षण क्षमता का विकास। शिक्षण क्षमता का विकास किस तरीके से होता है, और इसके पहले मूल्यांकन के बारे में हम देख लेते हैं, मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे भी हमने मूल्यांकन के बारे में अन्य डेफिनेशंस देखी, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि आकलन और मूल्यांकन 2 टर्म होते हैं।
आकलन और मूल्यांकन। आकलन एक सतत प्रक्रिया आकलन और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ प्रतिपुष्टि करते रहते हैं। आकलन या मूल्यांकन दोनों एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और बच्चों की अभिव्यक्ति इसका उद्देश्य क्या होता है? आकलन और मूल्यांकन का बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना होता है। और एक अध्यापक होता है अपने पूरी शिक्षण अवधि में जो भी वह शिक्षण अवधि कर रहा है, या 40 मिनट की शिक्षण अवधि कर रहा है या 60 मिनट की शिक्षण अवधि कर रहा है, जो भी है, तो उसका 10 से 30% कितना 10 से 30% ये पूछा जाता है। शिक्षण अवधि का कितना समय वह मूल्यांकन में खर्च करता है, तो 10 से 30% वह मूल्यांकन में खर्च करता है। अब ये मूल्यांकन से लाभ क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मूल्यांकन के लाभ और महत्व। तो मूल्यांकन से क्या होता है? मूल्यांकन से मूल्यांकन से क्या होगा कि वह यदि हम मूल्यांकन निरंतर करते रहेंगे तो विद्यार्थी है जो वो विद्यार्थी है अध्ययन की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी अध्ययन की ओर अग्रसर होता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन में उसकी सहायता मिलती है उसे। शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। बच्चों में क्या कमजोरियां हैं उसे जानने में सहायता मिलती है और उसे शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायता मिलती है मूल्यांकन से। ये तो हमने ये देखा कि मूल्यांकन से बच्चों में या बालकों में क्या क्या अध्ययन की ओर अग्रसर होता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन उसे मिलता है। उसे क्या शैक्षिक और व्यवसाय मार्गदर्शन की ज़रूरत है। क्या उसमें कमज़ोरियाँ हैं उसका पता चलता है। क्या प्रगति कहाँ तक उसने प्रगति की है और हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसके उद्देश्य में कहाँ तक वह प्राप्त किया है, उसके उद्देश्यों में हम कहाँ तक सहायक हुए हैं, तो इसका भी मूल्यांकन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि ये मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या नहीं है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अंक दें या ग्रेड दें। केवल मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अंक दे देते हैं बच्चों को कि बस इतना हो गया, अंक दे दिए, 50 नंबर आए हैं, हो गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। हमें उसके बाद जो भी उसमें कमजोरियाँ उनका पता लगाना है, उनका निदान भी करना होता है कि रिज़ल्ट निकालना कि हमें रिज़ल्ट बनाकर देना है और उसके बाद दैट्स ऑल, हमें कुछ नहीं करना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। फिर प्रतियोगिता कराना कि बच्चों के बीच में हम कुछ बच्चों से बहुत अच्छे नंबर दे दें, कुछ को कम दे दें और इससे से मूल्यांकन कर दें और प्रतियोगिता कराएं बच्चों के बीच में। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की कमियों का पता लगाना, बच्चों की प्रगति में वे कहाँ तक सहायक हुए हैं हम, और कितना उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिली है। तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार: अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। 3 तरीके के मूल्यांकन होते हैं: अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। या औपचारिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव एवोल्यूशन। और तीसरा होता है निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। इन सभी मूल्यांकन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं: अनौपचारिक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें जब अध्यापक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाते समय ही उसका जांच करता रहता है। तो पढ़ाते समय ही जांच करना, बच्चों के अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों व ज्ञान को कितना उन्होंने ग्रहण किया है, उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना मौखिक तरीके से। तो ये क्या जाएगा? अनौपचारिक मूल्यांकन। कि इसका कोई फॉर्मेटिव नहीं है ये अनौपचारिक तरीके से, ये रचनात्मक तरीके से होता है कि बच्चों में को क्रियाशील बनाए रखना। कक्षा में बच्चों को अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान बच्चों को एक्टिव रखना, क्रियाशील रखना कि हम कितने भी समय हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्रियाशील बनाए रखना तथा बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं कि सामने समझ आ रहा है या नहीं,
तो उसके लिए अनौपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन, अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों को व ज्ञान को उन्होंने कितना ग्रहण किया है। तो अधिक इसमें अधिक से अधिक अधिगम होता है कि यदि तुरंत हम पढ़ा रहे हैं और तुरंत ही हम कुछ क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक सीखने को मिलता है। ये निदानात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है। निदानात्मक से आशय है कि यदि हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चों ने उसका गलत आंसर दिया है, तो बच्चों से गलती कहाँ पर हुई है, तो उसको गलतियों को ढूँढना और उनका निदान करना। गलतियों को ढूँढना और कि कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है और क्यों गलती हो रही है, तो उसको निदानात्मक मूल्यांकन कर। और उपचारात्मक कि उसके लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए कि हमें उसे फिर से बताना चाहिए, तो यह हो जाता है उपचारात्मक। और उपचारात्मक मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि ऐसी उपचार करना कि उससे दोबारा गलती ही ना हो। तो ये हो जाता है उपचारात्मक मूल्यांकन। तो अनौपचारिक मूल्यांकन में क्या हो जाता है, अनौपचारिक मूल्यांकन ये निदानात्मक शिक्षण भी है और उपचारात्मक शिक्षण दोनों होता है। फिर नेक्स्ट है आंतरिक मूल्यांकन, ये क्लास में ही अंदर किया जाता है। इसका कुछ कैलकुलेशन या ग्रेड या अंक नहीं दिए जाते इसमें। ये अधिगम के लिए आकलन होता है कि केवल सीखने के लिए कि टीचर की समस्या देता है और बच्चे उसे सॉल्यूशन देकर समस्या का हल निकालते हैं। सॉल्यूशन देंगे और उससे समस्या का हल निकालेंगे, ये केवल अधिगम के लिए आकलन होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट कौन सा दूसरा प्रकार होता है, औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये सत्र के अंत में होता है। ये सितंबर और मार्च, ये 2 साल में 2 बार होंगे औपचारिक मूल्यांकन। समेटिव इवैल्यूएशन, ये वर्ष में बच्चों की उपलब्धि का सार होता है। जैसे होती हैं समेटिव मूल्यांकन, जैसे कि होती हैं तिमाही एग्ज़ाम, छमाही एग्ज़ाम, फिर वार्षिक एग्ज़ाम। इस तरीके से ये होता है समेटिव मूल्यांकन। इसको बोलते हैं कि 3 महीने 6 महीने के अंतराल में इसका मूल्यांकन किया जाता है और बच्चों की उनकी वह उपलब्धि का सार होता है। और जब बच्चों को ये उपचार समेटिव मूल्यांकन किया जाता है तो उनके जो भी अंक आए हैं, मूल्यांकन किया बच्चों का मूल्यांकन किया इसमें औपचारिक मूल्यांकन में बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करेंगे और फिर जो भी उपलब्धि होगी या फिर उपलब्धि या बोलते हैं जो भी अंक आएंगे, तो या फिर जो भी सही या गलत रहेगा तो उसको हम तुरंत निदान नहीं करते हैं। सही या गलत जो भी होगा, तो ये उपचारात्मक भी नहीं है कि निदानात्मक भी नहीं है, ये केवल समेटिव है। उसी के आधार पर उपलब्धि, मतलब कि बच्चों की क्या उपलब्धि है। फिर नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन से आशय क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन ये असफलताओं के कारणों को ढूंढना कि यदि औपचारिक मूल्यांकन के बाद जो बच्चा असफल हो रहा है तो वह किस कारणों से असफल हो रहा है, उसके कारणों को ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो निदानात्मक शिक्षण के बारे में हम देख लेते हैं कि निदानात्मक शिक्षण से आशय है कि छात्रों की क्या कठिनाई है, वह यदि छात्र की क्या निदानात्मक शिक्षण से छात्रों को क्या क्या हमें पढ़ाया हमने और बच्चों ने जो सीखा, अधिगम हुआ, और उसके बाद भी जो बच्चों को क्या क्या कठिनाई आ रही है, कहाँ कहाँ वे उन्हें कठिनाई कर रहे हैं या समस्या उत्पन्न हो रही है, और वो किस प्रकार की गलती कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, इन सभी का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। बालकों की कठिनाइयों व कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए जो परीक्षा की जाती है उसे नैदानिक परीक्षा कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसका उद्देश्य होता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। इसका उद्देश्य होता है इनके निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है
अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, जो भी अवरोधक तत्व आ रहे हैं बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं, तो जो भी अवरोधक तत्व आ रहे हैं उनकी कमियों का पता लगाना, अवरोधक तत्वों को ढूँढना और उनकी उपचार की व्यवस्था कराना। उनकी क्या किससे उनकी वो बच्चों में जो कठिनाई या कमज़ोरियाँ हो रही हैं वो नहीं होंगी, उनकी व्यवस्था कराना। ये पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम कैसा होगा? बाल केंद्रित होगा कि बच्चों के अनुसार उनकी शैक्षिक स्तर या बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। फिर कमियों व अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देना कि उनमें कुछ कमी हो रही है या बहुत अच्छा है तो उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको उत्साहित करना, ये होता है कमियों व अच्छाइयों के आधार पर व्यावसायिक निर्देशन देना। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, इसका अंतिम इसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो ये हमने देखा निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के बारे में हमने देखा कि क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। निदात्मक शिक्षण में कि निदात्मक शिक्षण क्या होता है, निदात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम निदानात्मक शिक्षण में कि कुछ चरण होते हैं, ये चरण पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। निदानात्मक शिक्षण के है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्याग्रस्त बालक की पहचान करेंगे। समस्याग्रस्त बालक की हम पहचान करेंगे कि इस बच्चे को क्या दिक्कत जा रही है, क्या समस्या जा रही है। फिर उसके बाद देखेंगे वह उसकी त्रुटि वह कहाँ कर रहा है और जो वह त्रुटि कर रहा है वह किस क्षेत्र में कर रहा है, और यदि वह त्रुटि कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके कारणों का हम पता लगाएंगे। फिर कारणों का हम पता लगाएंगे और फिर जो हमें समझ में आएगा हम विचार विमर्श करेंगे, अपना तर्क लगाएंगे। तो शिक्षक क्या करेगा, फिर उसके बाद तर्क करेगा और तर्क करने के बाद विचार करने की कि उसका हम बच्चों को क्या उपचार दें कि वह उसकी समस्या की प्रकृति के आधार पर कि उपचार क्या है उसका हम विचार करेंगे और फिर ऐसा उपचार बच्चों को देना जिससे कि बाद में समस्या उत्पन्न ना होती। ये हो जाते हैं निदात्मक शिक्षण के इम्पॉर्टेंट चरण। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट सीक्वेंस दिया होता है और क्वेश्चन डायरेक्ट ही यहाँ से बनते हैं। फिर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जैसे हमने बोला निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण के बाद समस्या का पता लगाने के बाद हम बच्चों का उपचार करते हैं कि उस समस्या उत्पन्न ही ना हो, ऐसे करना। अब उपचारात्मक शिक्षण में इसमें अध्यापक व छात्रों के बीच निकट संबंध होता है। इसमें उपचार के लिए उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट होती है। अध्यापक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें बालकों की आयु और रुचि, योग्यता और अनुभवों, इसमें जो उपचार होता है तो वह अपने अनुभवों के अनुसार वह अच्छे से अच्छा उसे समस्या से निकालने के लिए उपचार देता है। फिर प्रोत्साहन इसमें देते रहना चाहिए और प्रक्रिया के दौरान बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण को हमने देखा। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जो निदानात्मक शिक्षण है, निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? निदानात्मक मूल्यांकन हमने किया। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद हमने उस कमजोरी के क्षेत्र को जाना। कमजोरी के क्षेत्र से उबरने के लिए या उस सुधार के लिए हमने उपचारात्मक शिक्षण को अपनाया, उसका उपचार किया। इसमें क्या उपचारात्मक शिक्षण, इसमें विश्लेषण और विवेचन के कार्य, इसमें विश्लेषण और विवेचन करके अध्यापक ने और उसे उपचार दिया। तो ये हो गया हमारा उपचारात्मक शिक्षण। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक और है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। पुनः शिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण या
सूक्ष्म शिक्षण या पुनः शिक्षण, ये एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका उपयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया के दौरान शिक्षा देने हेतु किया जाता है। एक शिक्षक प्रणाली में से इसका उपयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। डीएलएन के अनुसार कि कोई भी प्रशिक्षण इसमें क्या डीएलएन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण के लघु क्रियाओं में बांटना होता है। इसमें शिक्षण प्रणाली में अध्यापक होंगे और कुछ होंगे प्रशिक्षक, अध्यापक और कुछ होंगे प्रशिक्षक। तो प्रशिक्षक होंगे जिनको बोलते हैं जो कि प्रशिक्षण देते हैं। तो प्रशिक्षण होंगे तो अध्यापक कुछ छोटे-छोटे टॉपिक को लेकर 10-15 मिनट के कुछ टॉपिक को लेकर 8 से 10 मिनट की होती है ये माइक्रो टीचिंग जो होती है, 8 से 10 मिनट की होती है और कुछ छात्रों की होती है। तो उन्हें अध्यापक प्रशिक्षण उनको प्रशिक्षक अध्यापकों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, अध्यापक को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए क्लास में, उसका ट्रेनिंग देता है। उसके द्वारा ट्रेनिंग के द्वारा 8 से 10 बच्चों को या कुछ छोटे समूह को इसमें अध्यापक पढ़ाता है और फिर प्रशिक्षक उसको देखता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ाना सही है, फिर उसकी प्रतिपुष्टि देगा। प्रतिपुष्टि के बाद फिर अध्यापक अगेन उसी तरीके से पढ़ाएगा। तो ये प्रशिक्षण क्या होता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण या पुनः शिक्षण। तो इसका देख लेते हैं चक्र किस तरीके से होता है, जिसका उपयोग अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने की, कक्षा में अध्यापन किस तरीके से होता है उसकी शिक्षा देना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि अध्यापन की प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षा देना, किसको, अध्यापक को। किसके द्वारा, प्रशिक्षक के द्वारा अध्यापन की प्रक्रियाओं में अध्यापक को शिक्षा देना। इसमें आ जाएगा कि पाठ नियोजन एक कौशल या एक इकाई, किसी भी एक टॉपिक को ले लिया है और उसका उसकी पाठ्य संरचना बना ली, एक टॉपिक को लिया, उसके द्वारा छोटे समूह में शिक्षण किया गया और फिर पर्यवेक्षक के द्वारा प्रतिपुष्टि की गई कि हाँ ये पृष्ठपोषण किया गया। फिर पुनः पाठ नियोजन किया गया कि पुनः एक छोटी इकाई बनाई गई, फिर उसके बाद पुनः शिक्षण दिया गया और फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्रशिक्षक के द्वारा की गई। तो इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और यहाँ आज हमारे सारे टॉपिक्स मूल्यांकन से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारा मैथ्स में एक वीडियो और रहेगा, जिसमें जिसमें आपका फुल मैथ पेडागोजी अब कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आपको जिस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ाया है। तो थैंक यू और बने रहिए हमारे चैनल स्टडी 33 के साथ।